दोस्तों, मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसी पर्सनालिटीज़ से मिलवाते रहते हैं जिनका किसी न किसी फील्ड के अंदर बहुत नाम होता है। आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो पॉलिटिकली बहुत साउंड हैं और हिसार जिला कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आनंद जाखड़ जी। इनसे विभिन्न विषयों पे बात करेंगे। और रणदीप सुरजेवाला जी जो हाल ही में कई पदों से कांग्रेस में नवाजे गए हैं, उनके राइट हैंड कहलाते हैं हरियाणा स्टेट के अंदर। इनसे बात करेंगे कि रणदीप सुरजेवाला जी को क्या क्या पद मिले हैं, उनका पद यानी कि बहुत ऊंचा गया है कांग्रेस में, और कौन कौन से डाउन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्रदेश के अंदर यानी कि किसानों पर किस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ उस पर भी बात करेंगे। और ख़ासकर इनकी कोalition की गवर्नमेंट है बॉम्बे के अंदर यानी महाराष्ट्र में, कंगना रनावत वर्सेस उद्धव ठाकरे के विषय में भी बात करेंगे कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होना चाहिए। तो इन तीन विषयों पे बात करते हैं। जाखड़ साहब, सबसे पहले तो आपका हाँसी की आवाज़ पे अभिनंदन है, स्वागत है। खैर मकदम है। हाँसी की आवाज़ में सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर अभिवादन। रणदीप सुरजेवाला जी जो बहुत एक अच्छे ओरेटर हैं, इंग्लिश में भी बहुत बढ़िया बोलते हैं और हिंदी में भी उतना ही बढ़िया बोलते हैं, और अपने हरियाणा प्रदेश की पृष्ठभूमि से हैं, बांगर की पृष्ठभूमि से हैं। उनके पिताश्री भी बड़े उच्चस्थ पदों पर रहे राजनीति में। उनको कांग्रेस ने बड़े उच्च पदों पर नवाजा है। क्या उनकी लॉयल्टी का उनको बेनिफिट मिला है, या कांग्रेस में एक पत्र चला था कि भी चुनाव होना चाहिए जिस पर उनके सिग्नेचर नहीं थे, उसका उनको बेनिफिट मिला है? देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला आज से कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। युवा अवस्था से ही वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत, लगन और निष्ठा का ये परिणाम है कि वो आज अपने बलबूते पर आम कार्यकर्ता से कांग्रेस के शीर्ष पदों पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस का भी बनाया था। तब से लगातार वो देश के कोने कोने में जाकर कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं। जब भी कांग्रेस पर कोई भी विपत्ति आई है, श्री राहुल गांधी के आदेश पर और श्रीमती सोनिया गांधी के आदेश पर वो विभिन्न प्रदेशों में जाकर संकट मोचन का काम किया है और कांग्रेस की लाज बचाई है। वो ट्रबल शूटर के रूप में काम करते रहे। बिल्कुल सर। तो उनका किन किन पदों से नवाजा गया है? कल आप यहाँ से जत्था लेकर भी पहुँचे थे उनका ग्रीट करने के लिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। कर्नाटक जैसे बड़े प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राजनीतिक सलाहकार श्रीमती सोनिया गांधी का बनाया गया है और CWC का आजीवन मेंबर बनाया गया है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की निष्ठा और लगन की बदौलत ही आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। कहते हैं कि राजनीतिक सूत्रों से और राजनीतिक ज्ञाताओं का कहना है कि इससे भूपेंद्र हुड्डा जी का कुछ स्तर डाउन हुआ है। उनको कोई पद नहीं दिया गया, वो CLP के मेंबर। नहीं, जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे विचार से वो ठीक नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज भी प्रदेश में CLP के लीडर हैं और वो ग्रास रूट की राजनीति करते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला फील्ड में भी काम करते हैं, संगठन में भी काम करते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि उनकी पदोन्नति हुई है। बहन शैलजा जी? बहन शैलजा जी तो हम लोगों के बीच में रहती हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं आज कांग्रेस पार्टी की, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं गुलाम नबी आज़ाद जी का जिक्र करूँ। गुलाम नबी आज़ाद को अभी महासचिव पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी जगह युवा चेहरों को मौका दिया गया है और ये समय की डिमांड भी है। जब बात आती है कि भी पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की बात आती है, जब जो भी बात उठाता है उसको खामियाजा भुगतना ही पड़ता है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद जी, गुलाम नबी आज़ाद जी ने ये बोला कि 3-4 और भी हैं ऐसे बड़े नेता। नहीं, जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी अपनी बात रखते हैं जो उनको वाजिब लगती है और पार्टी जो वाजिब बात है उस पर संज्ञान लेती है। ऐसे में जो निर्णय पार्टी लेती है सभी को मेरे विचार से मान लेना चाहिए। कभी गांधी परिवार से उभर के आएगी क्या पार्टी? गांधी परिवार का नेतृत्व अगर पार्टी को अच्छा लग रहा है तो उनको नेतृत्व करते रहना चाहिए। चलो, ये तो बात रही यहाँ तक की। अब हम बात करते हैं प्रदेश की। प्रदेश के अंदर
जब 3 अध्यादेश ऐसे जारी होते हैं जो किसानों के यानी कि बीजेपी बकौल बीजेपी नेता किसानों के बड़े यानी कि हक में जाते हैं, उस पर भी कांग्रेस की राजनीति चलती है। बिल्कुल, कांग्रेस ने हमेशा किसानों की राजनीति करती आई है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती आई है। और अब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 काले अध्यादेश पास किए हैं, को काला कह रहे हैं, बीजेपी तो बड़ा श्वेत कह रही है। नहीं, ये काले अध्यादेश हैं और काले अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए हैं। इतना तीखा बोल रहे हैं? तीखा नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। आपने इसकी स्टडी की है क्या अध्यादेश? बिल्कुल, मैंने स्टडी की है। यह किसानों से ज़मीन छीनने का काम है, उनकी आज़ादी छीनने का काम है, उनकी फसलों का नुकसान करने का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर किसानों के साथ जो रण का आगाज किया है जी, उसकी गूंज पूरे देश में जाएगी और अन्नदाता के खून की एक एक बूंद जन सैलाब बनकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर भगाएगी। ये वाकई काला अध्यादेश है या किसानों की व्यय के लिए बढ़िया अध्यादेश है जो अभी 21 सितंबर को पारित होना है? अभी जहां एक तरफ किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों से समझौते का प्रयास हो रहा है, वहीं पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेश को लागू करने पर मोहर लगाने का काम कर रही है, जो कि किसानों के साथ एक धोखा है। और ये काला अध्यादेश जैसे ही लागू होगा, किसानों की बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी और साथ ही शुरुआत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के जाने की। अब हम बात करते हैं सीधे आपको बड़ी राजनीति में ले जाता हूँ। बॉलीवुड जो है किसी एक यानी बॉम्बे के अंदर बीएमसी का भी जिक्र करते हैं, जहां आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है। कंगना रनावत जी ने जो बात उठाई और उसके बाद विद इन यानी कि 24 आवर्स और उनके एंटर करते ही उनके प्रतिष्ठान पर, उनके ऑफिस पर बुलडोजर फहरा देना, उससे कितना इत्तेफाक रखती है कांग्रेस? देखिए राजीव जी, मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस काम में बड़ी माहिर है। वो जो देश के असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों की तरफ देश की जनता को गुमराह कर देती है। आज देश के जो ज़रूरी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, चीन भारत में घुस आया है, ये मुद्दा है, पर ये टीवी में आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। टीवी पे सिर्फ नज़र आएंगे सुशांत, कंगना, रिया। चलो, हम सुशांत जी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जो देश के असली मुद्दे हैं उस पर ज़रूर मीडिया को चर्चा करनी चाहिए। यानी कि कंगना रनावत महिला सशक्तिकरण की आवाज़ उठाए तो उसको दबा दे कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट? नहीं, महिलाओं के सम्मान के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर है, आगे भी रहेगी, वचनबद्ध है। लेकिन हम कंगना रनावत के खिलाफ नहीं हैं, हम देश के असली मुद्दों की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी का जो फैसला है और उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी ने जो उनका मकान गिराया है, जो ऑफिस गिराया है, वो अवैध था और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध काम पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट ने अभी तो कोरोना काल में बैन भी लगा रखा था। ऐसे कितनों के अवैध ऐसे निर्माण है उन पर नहीं हुआ। इट इज़ ए पॉलिटिकल वेंडेटा। नहीं, जो भी अवैध निर्माण है, अच्छा, बारी बारी सभी के गिराए जाएंगे, एक साथ सबका कैसे हो सकता है? तो हरियाणा प्रदेश में क्या चल रहा है अब फिलहाल? यानी कि कांग्रेस किसानों को लेकर बड़े तीखे तेवर हैं कांग्रेस के। और हाँ, जब बात आती है कि भी म्युनिसिपल या नगर परिषद की, सुना जा रहा है कि सीधे चुनाव होंगे, और सीधे चुनाव में क्या कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी क्या? पीछे जो मेयर के चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े थे। मैडम शैलजा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी। सिंबल पे लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये फैसला मैडम शैलजा को करना है। उनके निर्देशानुसार जो भी आम आदमी वर्कर की ड्यूटी लगेगी वो पूरी करेंगे। तो कांग्रेस पर्दे के पीछे किसको सपोर्ट करेगी नगर परिषद के चुनाव में, जो डायरेक्ट इलेक्शन? नगर परिषद का चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी सिंबल से लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जो हैं उनकी हम जरूर मदद करेंगे, और सिंबल पे नहीं लड़ती तो ये मैं समझता हूँ भाईचारे का चुनाव है, जिसका जहाँ मन। बीजेपी हमेशा ये कहती है कि जब हम सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस बैकआउट हो जाती है, हमसे डर कर, यानी कि सिंबल नहीं अलॉट करती है। ये बीजेपी की अपनी भावना है, कांग्रेस किसी से नहीं डरती, ना उनको डरने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है। आज भी वो बीजेपी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ जनता के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। कहते हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार का बिल्कुल उन्मूलन कर दिया, प्रदेश में भ्रष्टाचार नाम की कोई चिड़िया नहीं रही। भ्रष्टाचार की ये तो
आप ऐसी बात कर रहे हो, अभी पीछे जो नरेंद्र मोदी पीएम फंड जो हुआ कोरोना काल में, उसको भी आरटीआई से बाहर कर दिया गया। उसकी जांच तक की नहीं की जा सकती, आरटीआई से उसका जवाब नहीं मांग सकते, तो भ्रष्टाचार की कहाँ बात होती है। संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना का, तो कौन जिम्मेवार है? हम लोग खुद जिम्मेवार हैं या यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ समझ नहीं रहा है, या कैसा क्या है? इसका सीधा सीधा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। बहुत पहले से ही कोरोना रोकने के लिए, कोरोना रोकने के लिए नहीं, मरीजों की संख्या बढ़ने के लिए। ये क्या अजीब सी बात? राहुल गांधी जी ने फरवरी में ही ट्वीट करके ये बताया था कि ये जो बीमारी है बहुत खतरनाक है, इसके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। बावजूद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र एमपी में अपनी सरकार बढ़ाने के लिए वहाँ रैलियाँ करी, मीटिंग्स करी, और कोरोना के रोकने के लिए कोई तैयारियाँ नहीं की। जब वो सारे काम हो गए, उसके बाद एकदम अपने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया। उसकी भी कोई तैयारियाँ नहीं की गई। ना हमारे पास हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था थी, ना हमारे पास दवाइयाँ थी, ना मास्क सैनिटाइजर थे। ऐसे में लॉकडाउन लगाने से हज़ारों प्रवासी मजदूरों को और लोकल लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। डीएचई की ऐसी गाइडलाइंस आ रही हैं कि 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रही हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? 9वीं से 12वीं तक के? हाँ, ये मैंने पढ़ा था, लेकिन इसके लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, अभिभावकों से राय लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। धन्यवाद साहब। ये थे आनंद जाखड़ जी, जिनका हमने बहुत मुद्दों पे बात की, लेकिन कहीं घिरे नहीं, बहुत स्पष्ट यानी कि वक्तव्य देते हैं, एक एक बात का इन्होंने जवाब दिया। आनंद जाखड़ जी, हम आपकी बात के कायल हैं, और आप सीधा सीधा प्रधानमंत्री पे ब्लेम लगा रहे हैं कोरोना का वो कैरियर बने, लेकिन हम आपकी बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करते हैं कि कैरियर तो हम सब भी बनते हैं एक दूसरे के संपर्क में आके, और SOP की गाइडलाइंस हमें पालना करनी चाहिए। हाँ, मैं दीजिए मैसेज। एक मैसेज मैं नरेंद्र मोदी जी को आज देना चाहूँगा, उसका रीज़न भी है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है और देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूर परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं। फिर भी हम नरेंद्र मोदी जी को 70वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इस देश का बेरोजगार युवा होने के नाते एक संदेश मोदी जी को आपके माध्यम से देना चाहूँगा। एक तूफ़ान बनकर आएगा, क्या बात है? जो एक तूफ़ान बनकर आएगा, तुम रोक ना सको, वो तूफ़ान बनकर आएगा। इस देश का बेरोजगार युवा तुम्हारी सत्ता लेकर जाएगा। ये क्या साथ में दोनों पैराडॉक्सिकल हो गए? दीर्घायु की भी कामना की है, इनको सत्ता से हटाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के आज जन्मदिन है। हम हाँसी की आवाज़ से मेरे एडिटर अजय सैनी, सीनियर रिपोर्टर रवि सैनी, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। अल्टीमेटली देश के प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं। आपसे बात करके हमें बड़ी अति प्रसन्नता हुई। इसी तरह से हम आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे। आनंद जी चले जाते हैं आपके महफिल से, हम दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा नाची।